डियर सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं गैस्ट्राइटिस। और ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर एक डिसऑर्डर हमने लिया है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर एक डिसऑर्डर स्टार्ट किया है, गैस्ट्राइटिस, राइट। और गैस्ट्राइटिस को आज अपन डिस्कस करेंगे। गैस्ट्राइटिस इम्पोर्टेंट है और बहुत कॉमन है, मोस्ट कॉमन कंडीशन है। अक्सर गैस्ट्राइटिस के केसेस हॉस्पिटल में आते रहते हैं, तो इसीलिए और इम्पोर्टेंट डिजीज कंडीशन भी है और कॉमन है। और इसी कारण से सबसे पहले हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर गैस्ट्राइटिस को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में जो गैस्ट्राइटिस है, सीधा सा नाम से पता चल रहा है, गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू द स्टमक। गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू द स्टमक और आइटिस इज रिलेटेड टू द इन्फ्लामेशन। आइटिस इज रिलेटेड टू द इन्फ्लामेशन, राइट। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक लाइनिंग, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, इसके इन्फ्लामेशन को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अब ये डायग्राम के आपके सामने है और इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि स्टमक है और ये क्या है, स्टमक की इनर लाइनिंग है। ये क्या है, स्टमक की इनर लाइनिंग है। और इनर लाइनिंग स्टमक की जो है वो किससे बनी हुई है, एपिथेलियल सेल से। और यहाँ की जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये गैस्ट्रिक एंजाइम और एसिड सीक्रेट करती हैं, जैसे कि रेनिन, पेप्सिन वगैरह हो गया है ना, HCl वगैरह, वो चीज़ें यहाँ पे एसिड और एंजाइम दोनों चीज़ें यहाँ से सीक्रेट करती हैं। एसिड और एंजाइम दो चीज़ें यहाँ से सीक्रेट होती है। अब ये एसिड और एंजाइम्स जो है वो दोनों डाइजेशन के लिए फंक्शन करती है, ये सभी को पता है, क्लियर। अब एसिड और एंजाइम दोनों डाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं, ये है नॉर्मल फिजियोलॉजी। लेकिन किसी कारणवश यदि यहाँ पे जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग में, राइट, इस लाइनिंग के अंदर यदि इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, और इन्फ्लामेशन मैंने आपको बताया था ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट हो सकता है, कोई इंजुरी है उसके अगेंस्ट हो सकता है, कोई केमिकल इरिटेशन है उसके अगेंस्ट इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ओके, इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इट इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस, राइट। तो गैस्ट्राइटिस की डेफिनेशन क्या होगी, इन्फ्लामेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की इनर लाइनिंग को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और ये गैस्ट्राइटिस क्यों होता है, तो बहुत सारे कॉजेस ऐसे हैं, बहुत सारे जो हम इटियोलॉजी में पढ़ेंगे, तो उन सभी कारणों से क्या हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अब इसमें पर्सन को प्रॉब्लम क्या आती है कि इनर लाइनिंग का इन्फ्लामेशन हुआ है, तो यहाँ पे एसिड और एंजाइम्स बनना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी और इनका अमाउंट डाउन हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि यहाँ की जो लाइनिंग है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। लाइनिंग कैसी हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। तो पहला तो डाइजेशन जो है वो डाउन हो जाता है, वो कम पड़ जाएगा, डाइजेशन प्रॉब्लम आती है। और दूसरा क्या होता है, लाइनिंग होने के कारण से पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इस तरह के सिम्टम्स, नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरह के कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस तरह के सिम्टम्स हमको इन्फ्लामेशन होने के कारण से देखने को मिलते हैं। इस तरह से जो पर्सन सफ़र रहता है, प्रॉब्लम से सफ़र रहता है, उसी कंडीशन को हम ऑल ओवर एक साथ हम क्या कहते हैं, गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और जो स्टमक है, स्टमक का इन्फ्लामेशन हुआ है, मीन्स यहाँ पे टेंडरनेस रहेगी। यदि आप पर्सन के एब्डोमिनल एरिया पे, स्टमक एरिया पे टच करोगे तो उसे प्रेशर के कारण से पेन महसूस होगा, उसे इरिटेशन होगा, पेन महसूस हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि गैस्ट्राइटिस कितना सीवियर है, राइट। तो गैस्ट्राइटिस एक सिंपल डिसऑर्डर है और समझने के लिए तो सिंपल ही है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस, राइट। तो ये तो हो गया गैस्ट्राइटिस। जैसे कि हमने लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस में पढ़ा था कि इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ फेरिंग्स, फेरेंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, गैस्ट्राइटिस, राइट। इस तरह से ये डेफिनेशन इसकी बनती है। तो हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन में नोट्स अवेलेबल करवाए, राइट। तो नोट्स अवेलेबल जो करवाए हैं, उन नोट्स के अंदर आपको देखना है कि इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है उसमें ये क्या कहना चाहते हैं। तो पैराग्राफ तो हमको ऐसा ही लिखना है, यही हमारे नोट्स हैं, जो कि बहुत सिंपल लैंग्वेज है और इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने गैस्ट्राइटिस के नोट्स ओपन तो कर दिए होंगे, जो मैंने PDF भेजी है, स्कैन कॉपी, राइट। अब इसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ गैस्ट्राइटिस में लिखा है, द वर्ड गैस्ट्राइटिस कम्स फ्रॉम द वर्ड गैस्ट्रो।
ठीक है, गैस्ट्राइटिस गैस्ट्रो से रिलेटेड आया है, गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू द स्टमक एंड आइटिस इज रिलेटेड टू द इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक, वैसे तो जनरल मीनिंग ये निकलता है इनर लाइनिंग का इन्फ्लामेशन। A suffix usually used medical condition meaning inflammation, ठीक है, जो ये suffix है itis, ये suffix है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, inflammation कहते हैं। itis means inflammation. Gastritis is an inflammation of irritation or erosion of the lining of stomach. जो stomach है, स्टमक की जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग के अंदर या तो इरिटेशन होना या इरोजन हो जाना। इरोजन मतलब कि वहाँ पे छाले या लेसरेशन हो जाना, ठीक है, माइनर इंजरी बन जाना, और उस कारण से क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है लाइनिंग का, राइट। इरोजन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जिसको अपन म्यूकोसा कहते हैं, जो जिस लेयर का लाइनिंग हो जाता है, यहाँ पे जो लेयर है, इस लेयर को हम म्यूकोसा लेयर कहते हैं, राइट। इट कैन अकर सडनली, यदि ये सडनली हो जाता है, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एक्यूट, और ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ग्रोथ करता है तो इसको हम क्रॉनिक कहते हैं। तो ये चीजें आपके इंट्रोडक्शन में दी गई है। इसके बाद यहाँ पे क्या रहता है, एक चीज और लिखी है कि द स्टमक लाइनिंग कंटेन्स, है ना, द स्टमक लाइनिंग कंटेन्स स्पेशल सेल्स दैट प्रोड्यूस गैस्ट्रिक एसिड एंड एंजाइम। जो लाइनिंग है, ठीक है, ये लाइनिंग जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करती हैं, स्पेशली एसिड प्रोड्यूस करती है या एंजाइम प्रोड्यूस करती है, और ये एसिड और एंजाइम्स डाइजेशन के लिए काम आती है, राइट। और जब ये गैस्ट्राइटिस हो जाएगा तो इन एसिड और इन एंजाइम्स का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये एसिड एंजाइम्स का लॉस हो जाएगा, और उस कारण से डाइजेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। और दूसरा कि वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन के चांस भी रहते हैं। इस तरह से पर्सन को सफ़र करना पड़ता है। अब टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस की बात करें, डेफिनेशन में आपको बस इतना ही लिखना है, मैं डेफिनेशन भले बोल देता हूँ, आप कॉपी में नोट कर लो कि गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन, राइट, गैस्ट्राइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, inner lining of stomach in which gastric acid and enzyme producing cell, gastric acid and enzyme producing cell loss, enzyme producing cell, ठीक है, gastric acid and enzyme producing cell loss their function and person characterized by the पेनफुल और डिस्कम्फर्ट इन द एब्डोमेन, ठीक है, लॉस देयर फंक्शन, इतना इनफ है, लॉस देयर फंक्शन, राइट। तो ये हो गया गैस्ट्राइटिस, ठीक है। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इन विच गैस्ट्रिक एसिड एंड एंजाइम प्रोड्यूसिंग सेल्स लॉस देयर फंक्शन। ये हो गया गैस्ट्राइटिस की डेफिनेशन। आगे बढ़ेंगे, टाइप्स। व्हाट्स आर द टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस, टाइप्स किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे जो गैस्ट्राइटिस के जो टाइप हैं, यदि वो समय के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, ठीक है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखें, कम समय के लिए है, सडनली है, 24 घंटे में तुरंत डेवलप हुआ और 24 घंटे में वापस सही हो जाता है, तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस। यदि धीरे धीरे डेवलप होता है और फिर वो जाता भी नहीं है, धीरे धीरे जाएगा या लंबे समय तक रहता है, लॉन्ग टर्म्स तक यदि रहता है, तो उसको हम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। ये तो समय के अकॉर्डिंग हो गया, टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकते हैं उनको जानते हैं। तो दोनों चीज़ों को अपन यहाँ पर मिक्स करके ही देख लेंगे। जैसे कि फर्स्ट है एक्यूट गैस्ट्राइटिस। यदि कोई कहे एक्यूट गैस्ट्राइटिस, तो हमको ये समझना है, ठीक है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस यदि कोई कहे तो हमको ये समझना है कि यहाँ पे पहली बात तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन कंडीशन है, ठीक है। अक्सर लोगों को 1 या 2 दिन के अंदर ही गैस्ट्राइटिस हो जाता है और 24 घंटे तक इसके सिम्टम रहते हैं, राइट। तो ये मोस्ट कॉमन गैस्ट्राइटिस है। दूसरा, इसके अंदर पेनफुल इन्फ्लामेशन होता है। क्या होता है? पेनफुल इन्फ्लामेशन होता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस में। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर ब्लीडिंग फ्रॉम द म्यूकोजा भी हो सकती है। ब्लीडिंग फ्रॉम म्यूकोजा, राइट। आपको डिस्प्ले में हो सकता है दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने लो क्वालिटी का वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। हाई क्वालिटी के वीडियो यूट्यूब पर जल्दी से चढ़ते नहीं है,
इसलिए मैंने लो क्वालिटी का वीडियो बनाया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि टाइप्स, फर्स्ट एक्यूट गैस्ट्राइटिस, आपके जो नोट्स के अंदर फर्स्ट टाइप दे रखा है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, उसमें फर्स्ट पॉइंट हमको याद रखना है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द गैस्ट्राइटिस। सेकेंड, इट इज़ द पेनफुल इन्फ्लामेशन। और थर्ड लिख सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस ब्लीडिंग फ्रॉम द म्यूकोसा अकर्स। ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम द म्यूकोसा इसमें होती है। और प्राइमरीली कॉज्ड ड्यू टू द डैमेज ऑफ द टिश्यू कॉज्ड बाय द एसिड फाउंड इन द स्टमक। और प्राइमरीली किस कारण से ब्लीडिंग होती है कि जो स्टमक है, सपोज ये स्टमक है और यहाँ पे जो एसिड है, तो एसिड यदि एक्सेसिव हो जाता है, जैसे कि ओवर एल्कोहल कंजम्पशन या कोई ऐसा इंटेक ले लिया है, ठीक है, उस कारण से एसिड के कारण से यहाँ पे इरिटेशन के कारण से इन्फ्लामेशन हो सकता है सडनली, राइट। तो वो चीज यहाँ पे एसिड फाउंड इन द स्टमक, एसिड फाउंड इन स्टमक के द्वारा क्या हो रहा है, डैमेज ऑफ द लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा, डैमेज होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, राइट। तो एसिड से क्या हुआ, डैमेज हुआ, डैमेज से क्या हुआ, ब्लीडिंग हुई। तो ये क्या हुआ, सडनली हुआ, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, ब्लीडिंग नॉर्मली लास्ट फॉर लेस देन 24 आवर्स। ठीक है, ब्लीडिंग जो है वो लास्ट लेस देन 24 आवर्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन से लगातार ब्लीडिंग ही हो रही है, 3 दिन तक लगातार ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा नहीं। 24 घंटे के पहले इसकी ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये एक्यूट केस है, लास्ट लेस देन 24 आवर्स। इसके बाद पैराग्राफ में लिखा है कि प्रिंसिपल कॉज ऑफ द एक्यूट गैस्ट्राइटिस इज द हेलिकोबैक्टर पाइलोरस। ठीक है, प्रिंसिपल कॉज कौन है इसका, प्रिंसिपल कॉज, मुख्य कारण इसका क्या है। ठीक है, तो थ्योरी के अनुसार ये माना जाता है कि हेलिकोबैक्टर जो है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरस, एच पाइलोरी जिसको अपन कहते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरस, ये पैथोजन का नाम है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली ये बैक्टीरिया क्या करता है, ज़्यादा एसिड वगैरह सिक्रेट करवाता है और क्या करता है, गैस्ट्राइटिस कॉज करता है। और ये 90% केसेस के अंदर ये चीज़ होती है। ठीक है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, इसीलिए इसको अपन ने मोस्ट कॉमन गैस्ट्राइटिस कहा है, राइट। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपका ये लिखा है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस इज कंसीडर्ड ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द गैस्ट्राइटिस। इन दिस पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ स्टमक, then it occurs suddenly and also involves the bleeding of the stomach mucosa, and the bleeding is primarily caused due to the damage of the tissue caused by the acid found in the stomach, and bleeding normally lasts for less than 24 hours. और एक पॉइंट और है, द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द एक्यूट गैस्ट्राइटिस इज द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का नाम है जिसके द्वारा ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है, विच अकाउंट्स फॉर 90% केसेस। और 90% केसेस में ये एच पाइलोरी के केस ही मिलता है अपने को। और राइट, और इसके बाद एक्यूट गैस्ट्राइटिस मे रिजल्ट फ्रॉम, ठीक है, अब आगे लिखेंगे अपन एक्यूट गैस्ट्राइटिस मे रिजल्ट फ्रॉम फूड। किस तरह का फूड, तो वो सारा फूड मैंने यहाँ पे टाइप लिख रखा है। स्पॉइल्ड फूड हो गया, डेड फिश हो गया, एनिमल हो गया, बोन्स हो गई, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, केमिकल हो गया, ड्रग्स हो गया, टॉक्सिक प्लांट। यदि ये चीजें हमारे एब्डोमेन में चली जाती है और स्टमक में चली जाती है तो वो एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्रिएट कर सकती है। आगे बढ़ेंगे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट हम लेंगे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के लिए क्या लिखना है, तो क्या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में हमको ये लिखना है कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ऑन अदर हैंड इट इज मोर ऑफन फाउंड इन द ओल्डर, इट इज मोस्ट कॉमन इन ओल्डर के अंदर ये मोस्ट कॉमन है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें, chronic gastritis involves the long term inflammation of the mucosal lining. It is the long term inflammation, थोड़ा inflammation होगा, लंबे समय होगा long term inflammation, it is the long term inflammation of mucosa membrane of stomach के mucosa membrane का long term में ये inflammation है, लंबे समय तक ये चलता रहता है, राइट। इसके बाद हमको थर्ड पॉइंट ये लिखना है कि ये अपर डाइजेस्टिव सिस्टम कैन लास्ट फॉर ईयर। ये जो है इट लास्ट फॉर
1 ईयर, ये 1 ईयर तक भी रह सकता है, क्योंकि क्रॉनिक है, धीरे धीरे प्रोग्रेशन होगा और इसको बढ़ते बढ़ते 1 साल लग सकता है। तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्रॉनिक है और ये 1 ईयर तक लास्ट रहता है। जबकि एक्यूट जो है वो 24 आवर्स तक ओनली ग्रोथ करता है, राइट। तो उसको हम कहेंगे एक्यूट और इसको हम कहेंगे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड, इरोजिव गैस्ट्राइटिस एंड नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस। तो पहले हम लेंगे इरोजिव गैस्ट्राइटिस। इरोजिव का मतलब है इरोजन, लेसरेशन, इंजरी होना, जैसे कि ये स्किन है, ठीक है, या इनर लाइनिंग है, ये स्टमक की इनर लाइनिंग है और यहाँ पे छीलन हो जाए, राइट। इस तरह से जो छीलन हो जाए, लेसरेशन हो जाए, इसी को अपन क्या कहेंगे, इरोजन, राइट, इंजरी हो गई है, राइट। तो इसी को हम इस तरह से इंजरी होने से जो इन्फ्लामेशन होता है और गैस्ट्राइटिस होता है, तो उसको हम कहेंगे इरोजिव गैस्ट्राइटिस। और इरोजिव गैस्ट्राइटिस इज एक्चुअली गैस्ट्रिक म्यूकोजल इरोजन। इट इज एक्चुअली व्हाट इज इट इज एक्चुअली गैस्ट्रिक म्यूकोजल इरोजन। ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा का इरोजन है, तो इट इज एक्चुअली गैस्ट्रिक म्यूकोजल इरोजन। ये पॉइंट हमको लिखना है। ड्यू टू द डैमेज ऑफ द म्यूकोजा डिफेंसेस, और डैमेज ड्यू टू डैमेज ऑफ म्यूकोजा डिफेंसेस। कुछ संरचना ऐसी रहती है जो कि म्यूकोजा का डिफेंस करती है, उसको बचाती है, ठीक है। जैसे कि उसकी जो लाइनिंग वगैरह रहती है, एपिथेलियल सेल्स वगैरह की जो लाइनिंग रहती है, उस लाइनिंग का यदि डैमेज हो जाए तो वहाँ की जो सिक्रेटरी सेल्स हैं, गैस्ट्रिक लाइनिंग की जो सेकेंड नंबर की लेयर की जो सेल्स हैं, सिक्रेटरी सेल्स जो एंजाइम्स और ये एसिड वगैरह सिक्रेट करती है, उन सेल का भी डैमेज हो जाता है। आपके कोई भी इंटरनल ऑर्गन है, ये होगी सिक्रेटरी सेल्स, ठीक है। तो इसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स की प्रोटेक्टिव लाइनिंग भी रहती है। यदि ये लाइनिंग, डिफेंस लाइनिंग जो है, इसका यदि डैमेज हो गया तो ये सेल भी एसिड के कारण से और इन्फ्लामेशन के कारण से क्या डैमेज होंगी और ये इन्फ्लामेशन करेंगी, राइट। तो आपको बस इतना ही लिखना है कि ड्यू टू द डैमेज ऑफ द म्यूकोजा डिफेंस लेयर, म्यूकोजा डिफेंसेस का डैमेज होने के कारण से म्यूकोजल इरोजन हो गया है, और इरोजन होने के कारण से यहाँ पे इरोजिव गैस्ट्राइटिस हुआ है। थ्रू द एल्कोहल कंजप्शन, और इसका एक कारण क्या रहता है, थ्रू THROUGH, थ्रू द एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल कंजम्पशन, थ्रू द एल्कोहल कंजम्पशन के कारण से भी ये होता है। एंड कैन कॉज गैस्ट्राइटिस एसिड इफ अ पर्सन लाइक NSAID। यदि पर्सन लंबे समय तक NSAID यदि ले रहा है, NSAID क्या है, राइट, लंबे समय तक पर्सन NSAID लेता है, NSAID, राइट, लंबे समय तक यदि पर्सन NSAID लेता है। अब NSAID के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये तो इसका फुल फॉर्म है। लेकिन पैरासीटामोल रहता है, एस्पिरिन रहता है, इब्यूप्रोफेन रहता है, डाइक्लोफेनिक रहता है, इस तरह की जो मेडिसिन रहती है, इनको हम NSAID कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। पैरासीटामोल रहता है, निमोसिलिड रहता है, एस्पिरिन हो गया, इब्यूप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफेनिक हो गया, इस तरह के जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग क्या करते हैं, स्टमक में जाके स्टमक की लेयर को इरिटेट करते हैं और इन्फ्लामेशन करते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स जो हैं वो भी आपके इसमें नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, राइट। तो जितना मैंने अंडरलाइनिंग करा है वहीं से आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, वहीं से आपके नोट्स बन रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है कि इरोजिव गैस्ट्राइटिस इज ए gastric mucosal erosion. It occurs due to the damage of mucosal defense, and it may be caused by the consumption of the alcohol and consumption of the overuse of the NSAID such as the aspirin, ibuprofen, डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल। इस तरह से आपको मैं जो बोल रहा हूँ, बोल के सुन के आपको नोट्स लिख लेने हैं। आगे बढ़ेंगे नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस, राइट। आगे हम देखते हैं नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस। नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग। तो नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस के अंदर इतना ही याद रखना है कि इट इज यूजुअली रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ हिस्टोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी। इसके अंदर क्या होता है, हिस्टोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी। हिस्टोलॉजी इज रिलेटेड टू द सेल्स, ठीक है। जैसा कि आपके नोट्स में लिखा गया फर्स्ट पॉइंट कि नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस इज अकर्स एज द रिजल्ट ऑफ, इट रेफर्स फ्रॉम द
हिस्टोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी मतलब सेल की यदि कोई एबनॉर्मलिटी है, वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो सेल्स है वहाँ की यदि कोई प्रीवियस एबनॉर्मलिटी है, राइट, और यदि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन वगैरह वहाँ पे होता है तो उस कारण से इरोजन होता है, तो ये नॉन इरोजिव है। यहाँ पे इरोजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेल की एबनॉर्मलिटी है और हेलिकोबैक्टर पाइलोरस का इन्फेक्शन हो रहा है, उस कारण से यहाँ पे गैस्ट्राइटिस हो रहा है, जिसको हम कहेंगे नॉन इरोजिव गैस्ट्राइटिस। आगे बढ़ेंगे, इतना ही लिखना है इसके अंदर। आगे लिखेंगे एक्यूट स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस। एक्यूट स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस, एक्यूट स्ट्रेस। अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे पूरा लिखूंगा एक्यूट स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से। लेकिन वो स्ट्रेस नहीं कि किसी ने टेंशन दे दी, ठीक है, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने हमारी बात का वजन नहीं रखा, राइट, उस तरह की टेंशन नहीं, उस तरह का स्ट्रेस नहीं। यहाँ पे क्या है कि पर्सन के जो ऑर्गन है, पर्सन के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो ऑर्गन यदि डिजीज से ग्रसित है, जैसे कि किडनी का फेल होना, लीवर का फेल होना, लंग्स का प्रॉपर फंक्शन नहीं करना, मेंटली अपना ये हार्ट का प्रॉपर फंक्शन नहीं करना, तो उस तरह के जो फंक्शन नहीं करने के कारण से स्टमक या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर जो लोड पड़ता है, उस लोड के लिए हमने स्ट्रेस वर्ड यूज किया है। मतलब कि ऐसे लोग जो किसी और डिजीज कंडीशन के कारण से लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं, लंबे समय तक एडमिटेड रहते हैं, लंबे समय तक आईसीयू के अंदर वो कई महीनों तक भी अपना टाइम निकालते हैं और मेडिसिन के थ्रू चलते हैं, मशीन्स के थ्रू चलते हैं, उनको या तो डायलिसिस होता है या फिर मैकेनिकल वेंटिलेटर्स पे हैं या नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब डली है लंबे समय तक, ठीक है। तो इस तरह की थेरेपी करने से भी उसके स्टमक पर इफेक्ट जो आता है और वो इन्फ्लेम्ड यदि हो जाता है, तो उस तरह के गैस्ट्राइटिस को हम कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस, राइट। तो यहाँ पे इसका मीनिंग यही है। सीधी सी लाइन लिखिए, द एक्यूट स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस इज द अनदर कॉमन टाइप ऑफ द गैस्ट्राइटिस दैट मेनली रिजल्ट्स फ्रॉम द सीवियर इलनेस और इंजुरी। ये मेनली किसके द्वारा होता है? सीवियर इलनेस और इंजुरी के द्वारा, जो कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है। फिर दिस इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड अमंग द पेशेंट विथ, ये उन लोगों में कॉमन रहता है जो इंटेंसिव केयर यूनिट और रेस्पिरेटरी फेलियर या इन्फेक्शन से ग्रसित या किडनी फेलियर, सीवियर बर्न, पेरिटोनाइटिस, न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा, इस तरह के जो पेशेंट्स रहते हैं उनके अंदर ये मोस्ट कॉमन पाया जाता है और इसीलिए इनको एक्यूट स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस कहा गया, इस तरह के टाइप को। आगे बढ़ेंगे, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस का क्या मतलब है? एट्रोफिक हाइपरट्रोफिक का मतलब होता है कि सेल्स का बढ़ जाना, लेकिन एट्रोफिक का मतलब है कि सेल्स का कम हो जाना, राइट, सेल्स की एब्सेंस हो जाना। तो यहाँ पे जो स्टमक की जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग, राइट, ये स्टमक हो गया, राइट। अब ये जो स्टमक है, मैं कहूँ कि यदि नॉर्मल लाइनिंग इतनी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सेल्स प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रही है किसी कारणवश, ठीक है, और ये लाइनिंग बिल्कुल क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। लाइनिंग क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। तो लाइनिंग के पतली होने के कारण से, या क्यों हो रही है? एट्रोफिक के कारण से। एट्रोफिक के कारण से लाइन क्या हो रही है? लाइनिंग क्या हो रही है? थीन हो रही है, थीन हो रही है, थिक नहीं हो रही है, थीन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ इसकी सेल्स प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रही है, और प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रही है तो ये लाइनिंग क्या हो रही है? पतली हो रही है, और पतली हो रही है इसलिए यहाँ पे लैक ऑफ सिक्रेटरी सेल्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, और उस कारण से भी गैस्ट्राइटिस होता है, राइट। तो यहाँ पे एट्रोफिक का आपको इतना ही याद रखना है। नोट्स में क्या लिखा है मैं रीड आउट कर लेता हूँ। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस इज अ क्रॉनिक फॉर्म ऑफ Atrophic gastritis is a chronic form in which the gastric mucosa becomes very thin and most of cells that produce digestive acid and enzymes are lost। ठीक है, यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइनिंग जो है वो बहुत थिन हो जाएगी, और ऐसी सेल्स जो सिक्रीशन करती हैं, जो एसिड और एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं, वो सेल्स बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि वो एट्रोफिक हो गई है, कम हो गई है। इसीलिए कंडीशन का नाम है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। तो इस तरह से ये सारे गैस्ट्राइटिस के टाइप हो गए, और इन टाइप्स के अंदर आपको एक एक दो सेंटेंस भी आप यदि लिख लेते हो तो बहुत काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि टाइप्स यदि 5 मार्क्स का पूछ लेता है तो, और आप 5 टाइप्स यदि इसके लिख लेते हो, 4-5 जो भी टाइप्स यदि आप लिख लेते हो, और उसके एक एक दो सेंटेंसेस आप लिख लेते हो, तो 5 नंबर
आपके कंप्लीटली आ जाएंगे, कोई डिडक्शन इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, कॉजेज ऑफ द गैस्ट्राइटिस, इटियोलॉजी, कॉजेज, व्हाट आर द इटियोलॉजीज ऑफ द गैस्ट्राइटिस, राइट। गैस्ट्राइटिस के इटियोलॉजी क्या है, कॉजेज क्या है। तो पहला, अब बस कॉजेज के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, समझने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, लेकिन कॉपी के अंदर, यूनिवर्सिटी कॉपी में क्या क्या लिखना है, ओनली यहाँ की जो हेडिंग मैंने टिक कर रखी है वो आपको लिखनी है। पहला मैंने टिक किया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अब कैसे होता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, राइट। लेकिन आपको लिखना इतना है, याद इतना करना है, जो मैं अभी बोल के बता रहा हूँ वो सिर्फ समझना है। तो पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। यदि हमारे स्टमक के अंदर एच पायरोलोरी बैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया का यदि इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो वो गैस्ट्राइटिस क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हमारे स्टमक के अंदर यदि इन्फेक्शन करें तो इन्फेक्शन के विरोध में इन्फ्लामेशन होगा और गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है तो वो हो गया बैक्टीरियल गैस्ट्राइटिस, राइट। नेक्स्ट है रेगुलर यूज ऑफ द पेन रिलीवर्स, यदि लंबे समय तक पेन रिलीवर्स यदि यूज कर रहे हैं, NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इस तरह के ड्रग्स यदि लंबे समय तक यदि आप यूज कर रहे हैं तो ये आपके स्टमक में जाते हैं और स्टमक की लाइनिंग को ये डैमेज करते हैं। इसके बाद है ओल्डर एज, ओल्ड एज के अंदर क्या रहता है कि लाइनिंग जो है वो बहुत पतली हो जाती है, ठीक है, और एच पाइलोरी उस पर जल्दी अटैक कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में यही लिखा हुआ है आपके कि ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, ओल्ड एज में क्यों ज्यादा होता है, तो ओल्ड एज के अंदर जो स्टमक की लाइनिंग जो है वो लाइनिंग क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। थिन लाइनिंग के अंदर एच पाइलोरी इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच हो जाता है और इस कारण से गैस्ट्राइटिस होता है। फोर्थ कॉज है आपका एक्सेसिव एल्कोहल यूज, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया, एक्सेसिव एल्कोहल जो है वो इनर लाइनिंग को डैमेज करता है। इसके बाद है स्ट्रेस, जैसे कि सर्जरी हो गई, स्ट्रेस हो गया, ठीक है, स्ट्रेस, सर्जरी होगी, ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उस कारण से भी होता है। इसके बाद कोकेन यूज, कोकेन के यूज करने से क्या होता है कि स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो डैमेज होती है, ठीक है। इसके बाद बाइल रिफ्लेक्स डिजीज, बाइल रिफ्लेक्स में जो बाइल है ये भी बाइल रिफ्लेक्स डिजीज में क्या होता है कि बाइल जो है वो इंटेस्टाइन में रिलीज होना चाहिए, लेकिन वो बाइल रिलीज कहाँ होता है, स्टमक में रिलीज होता है और स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करता है। बाइल क्या है, पित्त को हम बाइल बोलते हैं, हिंदी में पित्त बोलते हैं। कौन बनाता है, लीवर बनाता है। कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। क्यों स्टोर होता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पे ये सिक्रीशन कर देता है। अब बाइल का जरूरत क्यों पड़ती है, बाइल क्या फंक्शन करता है, तो बाइल फैट और कार्बोहाइड्रेट वगैरह इनका डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो हम जो भी न्यूट्रिएंट लेते हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं, लीवर में जाते हैं, मेटाबोलाइज होकर बाइल बनता है, बाइल गॉल ब्लैडर में जाता है और जब भी हमारे डाइजेशन की वापस जरूरत पड़ती है तब यही बाइल वापस इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेट होता है फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन यदि बाइल रिफ्लेक्स हो रहा है तो वो बाइल कहाँ जाता है, स्टमक में भी जा सकता है और वहाँ के लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है, एक कॉज, ये 7 नंबर का हो गया। 8 नंबर का कॉज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स मतलब कि ऐसे एंटीबॉडीज जो हार्मफुल एंटीबॉडीज रहते हैं वो यदि स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करें और गैस्ट्राइटिस हो जाए तो ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस इसको कह सकते हैं, ठीक है। और ऐसी डिजीज कंडीशन, अदर डिजीज कंडीशन जैसे कि HIV हो गया, इम्यूनिटी लो वाली कंडीशन वाली डिजीज कंडीशन हो गई, कोहन्स डिजीज हो गई, ठीक है। इस तरह की डिजीज जो है ये गैस्ट्राइटिस क्रिएट करती है। HIV के अंदर इम्यूनिटी कम होने के कारण से इन्फेक्शन लग जाता है और कोहन डिजीज में क्या है, ग्लूटेन प्रोटीन जो कि गेहूं में रहता है, ठीक है, ग्लूटेन प्रोटीन से स्टमक को एलर्जी रहती है। तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको गेहूं वगैरह से, मतलब आटा या रोटी वगैरह वो खाते हैं तो उनको एलर्जी रहती है क्योंकि उसमें ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटेन प्रोटीन की एलर्जी से, इरिटेशन के कारण से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो ये इस तरह से मैं क्या कहना चाहूँगा कि ये सब क्या हो गया, इटियोलॉजी, राइट। इटियोलॉजी की आपको ओनली हेडिंग लिखनी है, क्यों होता है उन कारण से उसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया है, ओके। आगे बढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्राइटिस, राइट। तो कंटिन्यू रहे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्राइटिस पार्ट 2 के अंदर, ओके, थैंक यू।